नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में। और आपका स्वागत है उस साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के, जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि हम ताज़ा तरीन घटनाओं से आपका परिचय करा सकें, उनका विश्लेषण इस नज़र से करें कि हमारी विदेश नीति, हमारे राष्ट्र हित को वो कैसे प्रभावित करते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि बिना किसी बड़े अंतराल के हम एक ही घटना की ओर बार-बार मुड़ें, पर पिछले हफ्ते ऐसा कुछ घटा है, इतना महत्वपूर्ण, इतने नाटकीय ढंग से अप्रत्याशित कि हमें एक बार फिर मुड़ने की ज़रूरत है, पीछे पलट कर देखने की ज़रूरत है, भविष्य के बारे में आकलन करने की ज़रूरत है कि यूक्रेन संकट का क्या रूप हो रहा है। पिछले हफ्ते तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या रूस सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रहा है या उसके पुतिन सिर्फ धौंस धमकी दे रहे हैं पश्चिमी देशों को। उनका इरादा जो उन्होंने लाखों की तादाद में सैनिक जमा किए थे बेलारूस में या यूक्रेन की पूर्वी सीमा में रूस की सरहद के भीतर या क्राइमिया प्रदेश में, उनसे वो सिर्फ डराना चाहते थे कीव की सरकार को, ज़ेलेंस्की को घुटने टेकने के लिए जो वहाँ के राष्ट्रपति मजबूर करना चाहते थे। मगर आज ये स्पष्ट हो चुका है कि रूस ने जो अब तक जिस बात से वो कतरा रहा था, एक आक्रमण, एक तरफा सैनिक हस्तक्षेप यूक्रेन में कर लिया है। तेजी से उसकी सेनाएं शहरों को घेर रही हैं यूक्रेन के, और लोग अटकलें लगा रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर, 2 दिन के भीतर खार्किव और कीव जैसे बड़े शहर शायद उनके कब्जे में, रूसी सेना के कब्जे में आ सकते हैं। पुतिन ने अपने एक लंबे भाषण में जो सफाई दी थी इस कार्रवाई के लिए, उसमें उनका कहना था कि उनको खतरा है परमाणुविक हमले का यूक्रेन से। उसके पास आज भी परमाणुविक संयंत्र है, आज भी यूक्रेन के पास प्रक्षेपास्त्र हैं, और आज भी वहाँ एक नव नाजी सर उठा रहे हैं जो रूसी मूल के पूर्वी यूक्रेन में रहने वाले लोगों को लुहांस्क में, दोनेत्स्क में उत्पीड़ित कर रहे हैं। वंशनाशक नरसंहार की संभावना है। अब ये दोनों ही आक्षेप बहुत ही अतिरंजित, अतिशयोक्ति भरे लग सकते हैं, निराधार लग सकते हैं। जिस तरह के नाजी आक्रमण का सामना स्वयं रूस को करना पड़ा था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, उसकी कोई तुलना आज के यूक्रेन से नहीं की जा सकती है, और उनको नव नाजी करार करना बड़ा कठिन है। यूक्रेन खुद नाजी उत्पीड़न से, जर्मन नाजी उत्पीड़न से पीड़ित रहा था। यहाँ के निवासियों ने, खासकर यहूदियों ने, और खासकर जो समलैंगिक थे, जो राजनीतिक दृष्टि से असहमति प्रकट करने वाले समझे जाते थे नाजियों के साथ, उनका उत्पीड़न हुआ था, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में जाना पड़ा था। तो ये कहना कि आज यूक्रेनी स्वयं नवनाजी बन गए हैं, कहना बड़ा कठिन है। और इस बात पर भी विश्वास करना कठिन है कि यूक्रेन के पास ऐसे संसाधन हैं परमाणु अस्त्रों के कि वो रूस के लिए, उसकी उसकी सुरक्षा के लिए एक जोखिम पैदा कर सकता है। अनेक लोगों का मानना है कि ये रूस का एक बहाना था हस्तक्षेप करने का यूक्रेन में, मगर जब हस्तक्षेप हो ही गया है तो लोग ये आज अटकल नहीं लगा रहे हैं। इतना बड़ा असंतुलन है रूस की सैनिक सामर्थ्य में और यूक्रेन की सामर्थ्य में कि कब तक यूक्रेन रूस के सामने खड़ा रह सकता है। कितने ही जुझारू तेवर वहाँ के राष्ट्रपति के हों, कितना ही उन्होंने प्रोत्साहित, प्रेरित किया हो अपने नागरिकों को, 18 साल से 60 साल की उम्र के बीच वालों को, कि वो लड़े, प्रतिरोध करें, अपने राष्ट्रीय आत्मसम्मान की रक्षा करें, अपनी एकता अखंडता की रक्षा करें, पीठ न दिखाएं, चेहरा ही दिखाते रहें। मगर ये सारी बातें आज लोगों को उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती हैं जितना इस बात का विश्लेषण कि पश्चिम ने, खासकर अमेरिका ने, यूरोपीय समुदाय ने, नाटो ने किस तरह से मुकाबला किया है इस आक्रामक हरकत का। आज जब चेहरे पर कोई भी मुखौटा शेष नहीं है, राजनयिक की असफलता बुरी तरह प्रमाणित हो चुकी है, तो और ये जो घटनाक्रम आगे घटित होगा आने वाले देशों में, उसका मुकाबला पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने मुख्यतः आर्थिक प्रतिबंध लगाकर किया है रूस के ऊपर। तो हमको एक विस्तार से ये समझने की जरूरत है कि ये आर्थिक प्रतिबंध क्या हैं जो इस तरह की सैनिक हमलावर कार्रवाई का मुकाबला कर सकते हैं। और दूसरी चीज इतनी ही विचारणीय है कि इस घटनाक्रम का क्या प्रभाव न केवल रूस पर बल्कि बाकी दुनिया पर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे इन आर्थिक प्रतिबंधों का, किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, भविष्य में इनमें क्या और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि बहुत कम और बहुत देर से कुछ कदम उठाए गए हैं, और आज भी मतभेद पश्चिमी खेमे में बरकरार है। इसके साथ ही हम कुछ और घटनाओं पर भी दृष्टिपात करेंगे। मगर पिछले सप्ताह भर में जो कुछ विश्व पटल में घटा है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन के घटनाक्रम से जुड़ता है। वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान में प्रतिरोध हो या चुनौती कठिन तुर्की के लिए जो दरवाजे का रखवाला है ब्लैक सी का, ये सारी बातें हम विस्तार से आपके साथ इस संवाद में शामिल करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थियों के लिए, खासकर प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्याशियों के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह समझने की है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक प्रतिबंधों की क्या भूमिका होती है। वो कौन से आर्थिक प्रतिबंध हैं जो आज रूस पर लगाए जा रहे हैं, वो कौन से निषेध हैं, और क्या इनमें इस तरह का कोई दर्जा बनाया जा सकता है कि पहले हल्के आर्थिक प्रतिबंध, फिर कुछ कड़े आर्थिक प्रतिबंध, फिर सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध। मगर इस विश्लेषण को करते वक्त, इस पुनरीक्षण को करते वक्त हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि जब से रूस ने क्रीमिया में एक तरफा हस्तक्षेप किया था और उस पर अपना कब्जा कर लिया था, तब से रूस अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक निषेधों, प्रतिबंधों का सामना करता आ रहा है। तो इसका एक पक्ष तो ये है कि यदि इन आर्थिक प्रतिबंधों ने आज तक पुतिन पर यह अंकुश नहीं लगाया कि वो अपने दुस्साहसिक, जुझारू, मुठभेड़ वाले आचरण को अनुशासित करें, बदलें, संयम से आचरण करें, तो आज इसकी संभावना बहुत कम है कि ये आर्थिक प्रतिबंध उनके ऊपर नियंत्रण करने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरी बात हमारे लिए ये सोचने की है, जो आर्थिक प्रतिबंध होते हैं ये दो तरह से लगाए जाते हैं। कोई भी संप्रभु देश इसको उभय पक्षीय प्रतिबंध लगा सकता है, एक तरफा प्रतिबंध लगा सकता है, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका हो। दूसरा तरीका ये है कि एक खेमे में, एक समूह में सामुदायिक अपने हितों को देखते हुए लोग सामूहिक प्रतिबंध लगाने के लिए राजी हो जाएं और ये सामूहिक प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों द्वारा भी लगाए जा सके। इस समय जो हो रहा है कि अब तक अटकलें ये लगाई जा रही थी कि क्या होगा, क्या पुतिन सिर्फ धौंस धमकी कर रहे हैं या आक्रमण करेंगे या नहीं करेंगे। आक्रमण शुरू हो चुका है और नकाब चेहरे से, या मुखौटा कहिए, वो हट चुका है। ये कुछ ही समय बाद स्पष्ट हो जाएगा कि इतना बड़ा अंतर है रूस की शक्ति में और उक्रेन की सैनिक सामर्थ्य में कि वो बहुत देर तक रूस के सामने टिका नहीं रह सकता। तो कौन से आर्थिक प्रतिबंध होंगे जो धीरे धीरे उस पर रूस के खिलाफ लगाए जा रहे थे, उनका एक दुष्परिणाम ये हुआ है कि पुतिन को मौका मिल गया है आने वाले और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करने के लिए। एक छोटा सा पुनरावलोकन जरूरी है क्राइमिया से आज तक। 2014 में जब रूस पर ये प्रतिबंध लगाए गए थे, तभी पुतिन को इस बात का एहसास हो गया था कि भविष्य में उन पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी कि रूस की अर्थव्यवस्था को इन आर्थिक प्रतिबंधों से बचाकर सुरक्षित रखा जा सके। उस समय 2014 में रूस के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 60% हिस्सा डॉलर पर संचालित होता था। आज स्थिति वो नहीं है। आज रूस का 16% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही डॉलर पर आधारित है। इससे अधिक, करीब 16-17% जो है वो चीन की मुद्रा रियनमिन के संग जुड़ा हुआ है और बाकी यूरो के साथ जुड़ा हुआ है। और ये भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि रूस के पास विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा भंडार है जो लगभग 465 अरब डॉलर का है और ये दुनिया के नंबर पहले 10 जो सबसे बड़े विदेशी मुद्रा के भंडार हैं उनमें से एक है। मगर रूस के पास इतने संसाधन आज हैं कि उसके ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं उनका सामना वो आने वाले दिनों में कम से कम साल भर तक भी निश्चिंत होकर कर सकता है। उसके बाद उसकी अर्थव्यवस्था का क्या दशा होगी ये एक दूसरा सवाल है। मगर इसके साथ जुड़ा सवाल जो पेचीदा है वो ये है कि जब तक इन आर्थिक प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा, उसका क्या असर दुनिया के और देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, उन देशों की अर्थव्यवस्था पर भी जो ये आर्थिक निषेध रूस पर लगा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि रूस के प्रति कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने में देश हिचकिचा रहे हैं। उनको अपने राष्ट्रीय जो हित हैं वो सबसे पहले नजर आ रहे हैं और सामुदायिक हित बाद में नजर आ रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है जर्मनी में। जर्मनी ने बड़े जोर शोर के साथ ये घोषणा तो की है कि जो नॉर्ड 2 स्ट्रीम सागर के गर्भ से होकर आने वाली तेल गैस की पाइपलाइन थी उसको उन्होंने स्थगित कर दिया है, उसको अनुमोदन नहीं करेंगे। मगर हमको ये याद रखना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी सख्ती का कदम या कुर्बानी नहीं थी, क्योंकि अभी ये पाइपलाइन चालू ही नहीं हुई थी और इसके बारे में पहले ही विवाद ये थे कि इसका उपयोग कर, दुरुपयोग कर पुतिन भयादोहन कर सकते हैं, कीमतें मनमाने ढंग से बढ़ा सकते हैं, गैस की सर्द जाड़े में ठिठुरने को मजबूर कर सकते हैं यूरोप के नागरिकों को। एक बात और देखने लायक है कि एंगेला मार्केल के बाद जो साझा सरकार जर्मनी में बनी है चांसलर शोल्स की, उसमें जो विदेश मंत्री हैं वो ग्रीन पार्टी की हैं, वो विरोध करती हैं फॉसिल फ्यूल्स का, जीवाश्म ईंधन का, परमाणविक ईंधन का। मगर
वो ये भी जर्मनी स्वीकार नहीं कर सकता, जो सबसे अमीर देशों में यूरोप के एक है, कि उसकी अर्थव्यवस्था यदि निरंतर विकासशील होनी है तो निकट भविष्य में वो कार्बन फॉसिल फ्यूल्स को, कार्बन प्रसरण को बिल्कुल शून्य की स्थिति में ला सकता है। तो वो अपने रिश्ते अलग से बरकरार रखना चाहते हैं पुतिन के रूस के साथ। फ्रांस की स्थिति इससे बहुत फर्क नहीं है। फ्रांस में मैक्रों पुनर्निर्वाचन के लिए प्रत्याशी हैं और वो अपनी एक छवि प्रकट करना चाहते हैं एक जुझारू युवा नेता की तरह। और पहले भी फ्रांस की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। ब्रेक्सिट के बाद मछुआरों के द्वंद्व को लेकर ब्रिटेन के साथ उनका झगड़ा चलता रहा है। अभी हाल में जब फ्रीडम कॉन्वॉय कनाडा से प्रेरित हुआ तो उनको उसका सामना भी फ्रांस में, पेरिस में करना पड़ा था। वो ये कतई नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर इस तरह का कोई आरोप लगे कि वो कमजोर हैं, नरम हैं, मगर साथ ही वो कोई ऐसी घोषणा नहीं करना चाहते हैं जो चुनाव के वर्ष में फ्रांस की अर्थव्यवस्था को गड्ढमड्ढ कर सके। उन्होंने जो अफ्रीका से फ्रांसीसी सैनिकों को वापस लाने की पेशकश की है, उसका यथार्थ कुछ भी हो, वो ये दिखलाना चाहते थे कि फ्रांस अपने बजट का कोई भी ऐसा हिस्सा किसी विदेश में ऐसी जगह खर्च नहीं कर रहा है जिसका नुकसान या जिसकी भरपाई या जिसका खर्च, जिसका बोझ फ्रांसीसी नागरिकों को उठाना पड़े। ये तो यूरोप के दो बड़े देशों की बात हुई। अब जहां तक ब्रिटेन की बात है, इन लोगों ने जो एक तरफा प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं, उनमें से सबसे प्रमुख बड़े जोर शोर से ऐलान ये किया जाता है, जो रूसी ओलिगार्क हैं, जो भ्रष्ट पूंजीपति हैं, जो वहाँ की सार्वजनिक संपत्ति में सेंधमारी कर विदेशों में जा बसे हैं, उन पर अंकुश लगाया जाएगा। उनकी संपत्ति परिसंपत्तियों को बैंकों में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, उनके आवागमन में रोक लगा दी जाएगी। मगर वो भले ही कितने 100 अरब के मालिक भी क्यों न हो, रूस जैसे देश में 5, 10, 20, 25 ओलिगार्क जिनको सरकार समर्थन देती रही है, प्रोत्साहन देती रही है, वो ताकतवर हैं, मगर इतने ताकतवर उनको नहीं समझा जा सकता है कि उनके ऊपर किसी अंकुश या रोक के कारण, प्रतिबंध के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा। पुतिन के बारे में स्वयं में कहा जाता है कि वो अरबपति खरबपति हैं, मगर उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की, उनके ऊपर निषेध लगाने का साहस किसी को भी अब तक नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी कमजोरी इन आर्थिक प्रतिबंधों की ये है कि ये एक तरफा यूनिलैटरली या बायलैटरली इनकी अनुमान लगाया जा रहा है। सामूहिक रूप से कुछ करने की स्थिति में न तो यूरोपीय समुदाय है और न ही अमेरिका दबाव डालकर कुछ करने में है। जहां तक अमेरिका का खुद प्रश्न है, उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो बोलने में ज्यादा उग्र है, मगर जो कदम वो उठा रहा है वो बहुत नरम है, वो सोच बूझ कर उठा रहा है। और इसका कारण ये है कि जिस तरह से वो पतनशील शक्ति के रूप में ह्रासोन्मुखी उसे माना जाता है, अफगानिस्तान से जिन हालात में उसने पलायन किया था रण छोड़कर, उससे न केवल उसके सैनिक संधिमित्र नाराज हुए थे, खफा हुए थे, बल्कि अमेरिकी जो जनता है उसको भी ये लगा था कि उनका राष्ट्रपति क्यों एक ऐसे युद्ध में फंसा हुआ है जो 20 साल से चल रहा है। कई लोगों ने अफगानिस्तान का नाम नहीं सुना था 20 वर्ष में, कईयों ने तो सुना भी होगा जब वहां से मृतक सैनिक या घायल सैनिक लौटते थे, मगर यूक्रेन के बारे में उनकी जानकारी इससे भी कम है। यदि अफगानिस्तान से वापस लौटने का सही निर्णय बाइडेन ने किया था तो फिर दोबारा यूक्रेन में फंसने का आखिर क्या अर्थ है। तो अमेरिका की आंतरिक राजनीति में जो दो फाड़ वैचारिक मतभेद है, एक तरफ दक्षिणपंथी, उग्र दक्षिणपंथी गोरों की श्रेष्ठता को प्रमाणित करने वाले लोग, ईसाई इवेंजलिस्ट, हथियारों को अपना बुनियादी अधिकार मानने वाले लोग, श्वेत अश्वेत का झगड़ा, अमीर गरीब का झगड़ा। तो अमेरिका जो टेक्नोलॉजी में पिछड़ रहा है, अमेरिकी अपनी महानता की तलाश कर रहा है, तो वो रूस जब अपनी महानता के स्वप्न को साकार करने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिकी नागरिक उस पछड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। वो जहां हैं संतुष्ट हैं। उनको इसमें संतोष है कि उनके यूरोपीय साथी रूस का मुकाबला यूरोपीय मोर्चे पर करें। इसी तरह की निराशा देखने को मिली है। जो नेटो के सैनिक संगठन के लोग हैं, वो अपने सैनिक सिपाहियों को भेज तो रहे हैं रोमानिया में, पोलैंड में, मगर ये बात साफ अमेरिकी राष्ट्रपति कर चुके हैं कि नेटो का कोई सैनिक यूक्रेन की धरती पर कदम नहीं रखेगा। 3 लड़ाकू जहाज अगर रोमानिया भेजे जाते हैं तो ये एक तरह का प्रतीकात्मक समर्थन है। इससे कहीं कुछ स्क्वाड्रन तक नहीं है, 3 स्क्वाड्रन तक इन जहाजों के वहां नहीं भेजे गए हैं। तो कुल मिलाकर एक छोटी कॉर्वेट श्रेणी की अगर नौका भेजी जाती है काले सागर में, तो इसको किसी भी तरह से शक्ति प्रदर्शन या सार्थक समर्थन नहीं कहा जा सकता है। अब सोचने की बात यह है कि इसके अलावा फिर क्या कर सकते थे, अब किस तरह के आर्थिक प्रतिबंध हो सकते हैं। तो सबसे अधिक चर्चा जिस आर्थिक प्रतिबंध की हो रही है, जिसे सबसे कड़ा आर्थिक प्रतिबंध माना जाता है, वो स्विफ्ट है। जो संसार भर के बैंक हैं, वो एक दिन में
कई अरब डॉलर का व्यापार करते हैं और सारी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था इस पर टिकी हुई है। अब यदि इससे हम रूस का बहिष्कार करते हैं, हम इसका अर्थ भारत नहीं है, यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर यूरोपीय समुदाय और अमेरिका जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था पर हावी है, यदि रूस का बहिष्कार करता है तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली गड़बड़ा जाएगी। और ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय है, कहने को एक गैर सरकारी संगठन है, अराजनीतिक संगठन है, मगर निश्चित रूप से इसकी राजनीति जो है वो अमेरिकी हितों के साथ और पश्चिमी देशों के हितों के साथ जुड़ी हुई है। उर्सुला वॉन डर लेयन ने ब्रसेल्स में घोषणा की है कि हमें थोड़ा संयम दिखाना चाहिए। यदि हम स्विफ्ट वाला अपना ब्रह्मास्त्र रूस के अगेंस्ट एक बार उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके विरुद्ध उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर क्या हमारी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली बरकरार रह सकेगी? वो बुरी तरह डगमगाने नहीं लगेगी। बल्कि उन्होंने तो एक विकल्प ये सुझाया है कि हमको स्विट्जरलैंड पर यह राजनयिक दबाव डालना चाहिए कि वो इसमें हमारे साथ आ जाए और अपनी बैंकिंग प्रणाली को जो वहाँ सोना या विदेशी मुद्रा यूरो जमा है रूस की, उसको कम से कम रूस के हाथ, पुतिन के हाथ इस आक्रामक कार्रवाई के बाद न लगने दे। मगर ये कहना आसान है, इसको करना बहुत कठिन है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पश्चिम ने 2014 से आज तक रूस को इस स्थिति के लिए तैयार होने का मौका दिया है। रूस ने एक समानांतर बैंकिंग प्रणाली खड़ी कर ली है जिसके अनुसार वो अपने पुराने पूरी यूरोप के कुछ देशों के साथ या मध्य एशिया के गणराज्यों के साथ और खासकर सबसे बड़ा चीन के साथ अपने व्यापार का संचालन कर सकता है। चीन ने भी इस तरह की समानांतर प्रणाली शुरू की हुई है और जो रूस ने कटौती अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर पे की है, डॉलर के आदान प्रदान पर, उसको देखते हुए जितना नुकसान रूस को होगा उससे कहीं अधिक अस्थिरता अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली में स्विफ्ट का प्रयोग करने से आ जाएगी। ये अक्सर बात मिथकी आख्यानों में भी सुनने को मिलती है कि अगर ब्रह्मास्त्र चला दिया और वो खाली गया तो लौट कर चलाने वाले को ज्यादा नुकसान शायद कर सकता है। अब इसमें एक स्थिति और है, अमेरिकनों के सामने एक बड़ा संकट ये है कि यदि स्विफ्ट का प्रयोग किया गया तो स्विफ्ट के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है अमेरिका की डॉलर के वर्चस्व की इजारेदारी की व्यवस्था, जो द्वितीय युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अमेरिका ने हावी हुआ है, स्वर्ण मुद्रा को बदला है, ब्रिटेन वुड सिस्टम को इधर उधर किया है, स्पेशल ड्राइंग राइट सामने आए हैं। विस्तार में यहाँ जाए बिना कहा जा सकता है कि जो डॉलर का वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में है वो भी जोखिमग्रस्त हो सकता है। इसीलिए अमेरिका कोई ऐसा कदम उठाने को तत्पर नहीं है और आने वाले दिनों में क्या होगा ये हमको देखना पड़ेगा। इसके साथ जो जुड़ी चीज है वो एक चीज ये है कि रूस पर तो जो प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा, अमेरिका पर जो प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा, मगर बाकी विश्व में इन आर्थिक प्रतिबंधों का क्या प्रभाव पड़ सकता है। उसमें कुछ समस्याएं बहुत विकट हैं कि रूस भले ही चीन के बराबर बड़ी आर्थिक इकाई न हो, अर्थव्यवस्था न हो, मगर उसके जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हिस्से हैं, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, सैनिक साथ सामान का आदान प्रदान, वो इतने देशों के साथ इतने घनिष्ठ हैं, भारत समेत, कि इस व्यवस्था को जब अमेरिका ये कहता है कि जो हम प्रतिबंध लगाएंगे रूस पर, यदि कोई रूस के साथ व्यापार करेगा तो उसको भी ये जोखिम उठाना पड़ेगा कि उस पर भी ये प्रतिबंध लग सकते हैं, तब क्या होगा? तो तब क्या होगा में स्थिति ये है कि जो S-400 प्रक्षेपास्त्र भारत रूस से खरीद रहा है, जिनकी 2 बैटरीज आ गई हैं, एक पाकिस्तानी मोर्चे पर, एक चीन के साथ मोर्चे पर तैनात है, मगर 3 बैटरियां आनी बाकी हैं, उनका क्या होगा? इसी तरह तुर्की ने जो S-400 बैटरी खरीदी थी अमेरिका को धता बताते हुए, नेटो का सदस्य होते हुए, F-35 लड़ाकू विमान की परियोजना को खारिज करते हुए, उसका क्या होगा? और ये सारी चीजें जो व्यापार के सौदे जिन्हें पाइपलाइन में कहते हैं, जो आने वाले थे, उनका भविष्य क्या होगा, ये सोचने लायक चीज होगी। ये चीज सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा की, गैस तेल की नहीं है, ये चीज खाद्य सुरक्षा के साथ भी जुड़ी है। गेहूं का आयात भी बड़े पैमाने पर यूक्रेन और रूस से यूरोपीय देश करते रहे हैं, तो इसका क्या होगा? और यूक्रेन के बड़े अच्छे आर्थिक संबंध चीन के साथ हैं। जाहिर है कि चीन का आर्थिक व्यापार जो रूस के साथ है उसका पैमाना कहीं बहुत बड़ा है, बट यूक्रेन एक सदस्य रहा है वन बेल्ट वन रोड व्यवस्था का, वहां से गेहूं का निर्यात बड़े पैमाने पर चीन को होता था और चीन के आर्थिक व्यापार का 15 अरब डॉलर का पैमाना यूक्रेन के साथ था। तो आज भले ही चीन ने भर्त्सना या निंदा नहीं की है रूस की, आक्रमण शब्द तक का इस्तेमाल नहीं किया है, वो कहता है यूक्रेन का मुद्दा,
यूक्रेन में आक्रमण या हमले की बात नहीं करता है, मगर देर सवेर ये विचारणीय होगा कि इसका क्या प्रभाव चीन के न केवल सिर्फ यूक्रेन के साथ व्यापार पर पड़ेगा, पर अन्यत्र व्यापार पर भी पड़ेगा। और एक और बड़ा सवाल वो तेल की कीमतों से जुड़ा है। जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय संकट यूक्रेन के कारण गरमाया है, उसने कुछ ही घंटों के भीतर एक पीपा तेल की कीमत में लगभग 8-9 डॉलर का इजाफा किया है। वो $100 से छटक कर $109 प्रति बैरल प्रति पीपे पर पहुंच गई है। निश्चित रूप से इससे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसमान छूने लगेंगी, जिनका सीधा प्रभाव सभी विकासशील देशों पर पड़ेगा, विकसित देशों पर भी पड़ेगा, क्योंकि रूस तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक पेट्रोल का और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक गैस का है। जापान हो, इंडोनेशिया हो या भारत हो, सबको ये मार तेल की धार की झेलनी ही पड़ेगी। मगर इसका क्या प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, वो कितनी देर तक उसको झेलने की स्थिति में होगी। आज संतोष का विषय है कि भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार देखने में रूस से बड़ा है, लगभग उतना ही बड़ा है, उससे कुछ आगे ही है, मगर कितनी देर तक हम अपनी जरूरत के अनुसार भारत की आबादी को देखते हुए इसका दो प्रभाव दो तरह से पड़ेंगे। जो लोग चीजों का निर्यात करते हैं, अपनी स्वदेशी मुद्रा के अवमूल्यन में डॉलर के मुकाबले उनको निर्यात में लाभ होगा, मगर आम आदमी के जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी। तो एक तरह से किसी भी देश के भीतर ये विभाजन निर्यातकों, अमीरों, उद्योगपतियों में, पूंजीपतियों में और आम आदमी के भीतर बढ़ेगा, जिससे सामाजिक असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। ये वो प्रभाव हैं यूक्रेन संकट के, जिनसे शायद दुनिया का कोई भी देश बचा नहीं रह सकता है। भारत को इसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। भारत के जो संबंध यूक्रेन के साथ हैं वो मधुर हैं, मैत्रीपूर्ण हैं, मगर जाहिर है कि पूरे अंतराल में पिछले 40-50 वर्ष में हमारे संबंध यूक्रेन के सोवियत संघ के माध्यम से थे, और बाद में जब सोवियत संघ का विघटन या विलय भी हो गया सोवियत साम्राज्य का, तो हमारी पहुंच यूक्रेन तक जो थी वो रूस के माध्यम से और रूस और यूक्रेन के संबंधों में तनाव न होने के कारण ही थी। पिछले 25 वर्षों में क्रमशः भारत ने अपने सामरिक हितों का सामंजस्य अमेरिका के साथ बैठाना शुरू किया है, और इसके लिए सिर्फ एनडीए या मोदी जी की सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी यूपीए में, ये उससे पहले भी शुरू हो चुकी थी नरसिंह राव के कार्यकाल में। ये निरंतर तब से जारी रही है कि भारत को लगता है कि उसका जिस सामरिक परिप्रेक्ष्य को देखता है अपने राष्ट्रीय हित के संदर्भ में, उसका संयोग या सन्निपात अमेरिका के साथ होता है। इस कारण हमारी कुछ दूरी क्राइमिया के पहले भी रूस के साथ बढ़ने लगी थी। रूस हथियारों का सौदा करने लगा है पाकिस्तान के साथ, रूस करीब आया है ईरान के, रूस करीब आता गया है निरंतर चीन के। तो आज वो स्थिति नहीं है जो भारत रूस संबंधों में एक विशेष प्रगाढ़ आत्मीयता और सामरिक सन्निपात था हितों का बांग्लादेश मुक्ति अभियान के दौरान, उसके बाद के दौरान। वो सारी चीजें शायद आज उतना सहज नहीं रह गई है। आज रूस की अपेक्षा ये है कि जब सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आता है तो भारत उसका समर्थन करेगा, उसको अंतर्राष्ट्रीय निंदा और भर्त्सना से बचाएगा। भारत यदि ऐसा करता है तो निश्चित रूप से अमेरिका को नाराज करता है, उसकी नाखुशी सामने आएगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी आज भी ये कह चुके हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में अब तक कोई स्पष्ट सहमति यूक्रेन को लेकर नहीं है। निकट भविष्य में शायद हम ये सहमति तैयार करने में सफल हों। तो ये धर्म संकट जो भारत के लिए प्रकट हो रहा है, वो आर्थिक प्रभावों के कारण लॉर्ड मेनेट कीन्स ने किताब लिखी थी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। आज यूक्रेन के इस संग्राम को भले विश्व युद्ध आप न कहें, कुछ लोगों ने इसे दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत कहा है, दूसरे तृतीय विश्व युद्ध की पहली चिंगारी कहा है, मगर हमें लगता है कि इसके भले ही ये विश्व युद्ध न हो, भले ही ये इतना बड़ा समर न हो, मगर इसके जो आर्थिक परिणाम होंगे वो किसी भी विश्व युद्ध के आर्थिक परिणाम से कमतर होने वाले नहीं है दुनिया के अधिकांश देशों के लिए। एक और घटना जो काफी चिंताजनक है वो तुर्की के साथ जुड़ी हुई है, और चिंताजनक वो इसलिए है कि तुर्की जो पिछले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में ये कोशिश कर रहा था कि इस मध्य पूर्व के क्षेत्र में, अरब दुनिया के क्षेत्र में उसकी जो भू राजनीतिक स्थिति है यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में, उसका पूरा पूरा लाभ उठा सके और अपने को इस क्षेत्र की एक प्रमुख शक्ति के रूप में आगे पेश कर सके।
यूक्रेन संकट में यूक्रेन की सरकार ने उससे अनुरोध किया है कि वो अपने दरवाजे जो समुद्र में खुलते हैं काला सागर से भूमध्य सागर की ओर उनको बंद कर ले ताकि रूसी नौसैनिक बेड़ा उसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ न कर सके। अब एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर हस्ताक्षर 1930 के दशक में हुए थे, आज से लगभग 80-85 साल पहले, जिसमें तुर्की को यह अधिकार दिया गया था कि युद्ध की स्थिति में वो बॉस्फोरस और दार्दानेल्स के दर्रों से इस जल डमरू मध्य से जंगी जहाज़ों का आवागमन प्रतिबद्ध कर सकता है यदि उसे लगता है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ी चिंता की जो चीज़ है वो ये है, इसमें शर्त ये थी कि युद्ध के समय, मगर क्या आज जो कुछ घट रहा है यूक्रेन में उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध है कह रहा है, मगर क्या युद्ध में जो आक्रामक पक्ष है उसकी भर्त्सना सार्थक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कोई प्रस्ताव पारित किया है, या फिर भी घुमा फिराकर बात तुर्की के पास रुकेगी, जिसे द बक स्टॉप्स हियर कहा जाता है अंग्रेजी मुहावरे में। ये फैसला तो तुर्की को करना है कि वो उसको युद्ध की स्थिति मान रहा है या नहीं मान रहा है। और उस समय भी पेचीदगियां अंतर्राष्ट्रीय कानून की बहुत सारी हैं। रूस ये दावा कर सकता है कि वो उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसका जो नौसैनिक बेड़ा सेवास्तोपोल से क्रीमिया से काला सागर में और भूमध्य सागर में आता है उसमें आने जाने का अधिकार तो उसको है, तो इससे तुर्की उसे कैसे रोक सकता है। और यदि हम ये भी कहें, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक और बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है लातिन का जिसे कहते हैं रेजिस सेक्टेंटिबस, यदि जो परिस्थितियां हैं उनमें नाटकीय अप्रत्याशित क्रांतिकारी परिवर्तन होता है तो संधियों को बरकरार नहीं माना जा सकता है, वो अपने आप खारिज हो जाती हैं। इसके अलावा जो दिक्कत है वो ये है कि हाँ, हालांकि आज तक तुर्की और रूस के संबंध एक काफी जटिल तरीके से मगर आपस में गुथे रहे हैं कि एक ओर तो तुर्की एक ऐसा इस्लामी देश है जो कट्टरपंथी है, बहुत सहिष्णु नहीं है, जहाँ जनतांत्रिक सरकार नहीं है, मगर फिर भी वो समर्थन नहीं करता है अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद का, और इस कारण एक तरह की हितों का सन्निपात रूस और तुर्की के बीच में होता रहा है। जब पिछले कुछ समय पहले अर्मानिया अजरबैजान के बाद बीच मुठभेड़ हुई थी, नगानो काराबाख के जो छोटा सा हिस्सा था उसको लेकर रूस थोड़ा फंस गया था पेचीदगी में कि वो दोनों देशों के साथ उसके संबंध मधुर थे, दोनों पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य का हिस्सा रहे थे सोवियत संघ का, और एक जगह जो नगानो काराबाख में मुस्लिम बहुल आबादी थी उनको ये संकेत रूस नहीं देना चाहता था कि उसने आर्मीनिया के साथ जो संधि की है उसके कारण वो उनका समर्थन नहीं कर सकता है, और उसको इस बात से सहूलियत हुई थी कि तुर्की ने अपनी मध्यस्थता से हस्तक्षेप से स्थिति पर संकट निवारण में उसकी मदद की थी। रूस को तुर्की की एक और ज़रूरत होती है उत्तरी कॉकेशस में, दागिस्तान के इलाके में जहाँ अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद काफ़ी सक्रिय रहा है, और उसे लगता है कि तुर्की के प्रभाव से, तुर्की के निकट आने के कारण वहाँ की इस्लामी सरकारें क्रमशः आतंकवाद से विमुख होकर तुर्की की तरफ अगर देखेंगी तो वो रूस के हित में होगा। इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में रूस का गठजोड़ जो बहुत ही विचित्र गठजोड़ है, क्योंकि तुर्की नाटो का एक सदस्य है और रूस बिल्कुल दूसरे खेमे में है, मगर सीरिया हो, इराक हो, मिस्र हो, लीबिया हो, इन सारी जगहों में एक तरह का समायोजन तालमेल बैठाया जाता रहा है तुर्की की नीतियों में और रूस की नीतियों में। अब यदि इस ऐसी स्थिति में तुर्की अपने वो दरवाजे जो समुद्र की तरफ खुलते हैं बंद करता है तो उसे क्या खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तुर्की निश्चित रूप से एक बड़ा देश है, मगर उसके सामने आज वो एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसकी मुद्रा लीरा का तेजी से अवमूल्यन हुआ है, वहाँ की जनता बेशुमार महंगाई का सामना कर रही है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही है। वो निर्भर है दूसरों पर अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए, और उसने बड़े पैमाने पर खर्च भी किया है। उसका हथियारों का व्यापार भी चलता है, चालक रहित विमान, ड्रोन्स हों या प्रक्षेपास्त्र हों, मगर इस सारी घटनाक्रम से वो सारा व्यापार भी थोड़ा संकट में पड़ता नजर आ रहा है। तो तुर्की अपने आर्थिक संकट को देखते हुए, एर्डोगान का जो जनसमर्थन निरंतर कम हो रहा है उसको देखते हुए, जो अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद की चुनौती वो कुर्दिस्तान में और अन्यत्र झेल रहा है उसको देखते हुए, ये जोखिम मोल लेगा कि वो और फंसे इस यूक्रेन के संकट में, मगर वो कर भी क्या सकता है। और यदि आप देखें तो भले ही तुर्की अपने क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति हो, उसका कोई मुकाबला फिर रूसी सैनिक सामर्थ्य या आर्थिक शक्ति से नहीं हो सकता है। वो खुद निर्भर है तेल गैस के आयात पर रूस से, और
खाद्यान्नों के लिए भी यूक्रेन और रूस से गेहूँ जैसी सामग्री का आयात होता रहा है। अ, और यदि रूस चाहे मनमाने तरीके से बिना इस दरवाजे का प्रयोग किए अपने जंगी जहाजों से प्रक्षेपास्त्रों की मदद लेते हुए, जो क्रूज मिसाइल्स हों जिनकी मार 500 से 1000-1500 किलोमीटर तक होती है, यूक्रेन के ठिकानों पर हमला कर सकता है। तो इस पर क्या कुछ कर सकता है, एक विवशता तुर्की के सामने नजर आती है। तो तुर्की की स्थिति इस समय लगभग कुछ-कुछ भारत जैसी है, मगर भारत से अधिक उसका संकट विकराल है, क्योंकि उसकी भू-राजनीतिक स्थिति वहाँ है, जहाँ ये घटनाक्रम हमारे सामने, आँखों के सामने निरंतर चल रहा है। तो हम आशा करते हैं कि स्थिति और नहीं बिगड़ेगी, मगर जो महत्वाकांक्षाएँ तुर्की की थी, मध्य पूर्व में, अमीरात क्षेत्र में अपना प्रभाव फैलाने की, उनके लिए ज़रूर एक सवालिया निशान उन पर उठ खड़ा होता है। दुनिया के और बहुत सारे देश हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएँ यूक्रेन संकट के प्रति प्रत्याशित रूप से रूसी हस्तक्षेप की भर्त्सना निंदा की हुई हैं। उनके समर्थन में वो ऑस्ट्रेलिया हो, सिडनी हो, न्यूज़ीलैंड की राजधानी वेलिंगटन हो, जापान में टोक्यो हो, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हो या लंदन हो, फ्रांस हो, नीदरलैंड हो, बेल्जियम हो, बड़े पैमाने पर यूक्रेन के समर्थन में आंदोलनकारी सड़कों पर आए हैं। उन्होंने प्रदर्शन किया है, अपने समर्थन को प्रकट किया है। इनमें से अधिकांश संख्या सैकड़ों नहीं हज़ारों यूक्रेनियन आप्रवासियों की है, जो इन देशों में रहते हैं, जो चिंतातुर हैं अपने देश के प्रति। और इसका एक प्रभाव ये पड़ा है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के अलावा कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे खेलों के मामले में। जो फ़ॉर्मूला 1 की वहाँ रेस होनी थी, वो वहाँ से हटा दी गई है, वो उसको तुर्की ले जाया जा रहा है। जो फुटबॉल फेडरेशन का फाइनल सेंट पीटर्सबर्ग में होना था, वो वहाँ से हटाकर पेरिस ले जाया जा रहा है। अनेक ऐसे खिलाड़ियों ने ये घोषणा की है कि भले ही उनको बड़ी निराशा हुई है, वर्षों की उनकी तपस्या साधना बेकार चली जाएगी, मगर अपने देश के प्रति उनके मन में जो स्वाभिमान है, वो यूक्रेनियाई खिलाड़ी हों या पूर्वी यूरोप के देशों के खिलाड़ी हों, उन्होंने भर्त्सना की है। हमको एक बार ये सारा घटनाक्रम वैसे दोहराता नजर आ रहा है, जैसा अपार्टाइड नस्लवादी रंगभेद की नीति के कारण में बहिष्कार किया गया था साउथ अफ्रीका का खेलों की दुनिया से। वो एथलेटिक्स हों, वो क्रिकेट हों, बाद में वो उसमें वापस आए थे। हमने ये चर्चा आपके साथ पहले भी किया है कि खेलों को राजनीति से अलग रखा जाता है, मगर खेल राजनीति से अलग नहीं रह सकते हैं। वो टेनिस हो या कुछ हो, यदि मेदवेदेव जिस को हराते हैं या नंबर 1 हो जाते हैं, तो रूस की प्रतिष्ठा पर निश्चित रूप से इससे आँच आती है। और इतना ही नहीं, रूस में खुद प्रदर्शन होने लगे हैं पुतिन की इस नीति के खिलाफ, क्योंकि रूसियों को लगता है कि इस रूसियों का जो आर्थिक बोझ उन पर पड़ेगा, जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी, उनको लगभग अछूत समझा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, उसका नुकसान रूस को बहुत देर तक होगा, बहुत दूर तक उनको सहना पड़ेगा। और सख्ती से उनका दमन भले ही किया गया है, ये बातचीत चल रही है। अब कुछ देशों के लिए समस्या ज्यादा विकट इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया के हित ऑकुस के कारण सीधे-सीधे चीन के प्रतिरोध के लिए बनाए गए थे, और उसको जो खामियाजा उसकी अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ा है, जो निर्यात चीन जाता था, उसमें जो बाधा आई है, अब यदि चीन और रूस के बीच करीबियां बढ़ती हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया का संकट और लंबे समय तक चलने वाला है कि बीफ हो या अनाज हो, उनका निर्यात, बीफ, पोर्क, अनाज, शराब का निर्यात चीन की तरफ नहीं हो सकता। हमने पहले भी इसका उल्लेख किया है कि नहीं इसका निर्यात बहुत आसानी से आसियान देशों को हो सकता है। भारत एक सीमा तक ही इसकी भरपाई कर सकता है। अब समस्या ये है कि क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक ऐसा संप्रभु देश है, जो अमेरिका या एंग्लोस्फीयर जिसे कहा जा सकता है, उससे अलग कोई नीति निर्णय ले सकता है? न्यूजीलैंड उससे भी कम इस हालत में है कि ऐसा कोई नीति निर्णय ले सके। जो चुनौती सबसे विकट होगी, वो जापान के लिए है, क्योंकि जापान ने बहुत समय से कोशिश की थी कि उसके संबंधों में क्रमशः सुधार हो सके चीन के साथ भी, और क्रमशः सुधार हो सके रूस के साथ भी। एकाएक वो सारी योजना जो पिछले 5-7 साल से चली आ रही थी, अब खटाई में पड़ गई है। और जापानी प्रधानमंत्री, जो पहले विदेश मंत्री के रूप में इन चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, उन्हें इस पेचीदगी को सुलझाने में काफी समय लगेगा कि जापान रूस से अपने संबंध बिगाड़े बगैर किस सीमा तक यूक्रेन में उसकी सैनिक कार्रवाई की निंदा भर्त्सना कर सकता है। और चीन के लिए जो स्थिति है,
कुछ लोगों को लगता है कि यूक्रेन का घटनाक्रम ताइवान में उसको अधिक आक्रामक तेवर कर सकता है, मगर इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुतिन ने अपने लंबे भाषण में भले ये बात कई बार कही कि यूक्रेन तो कभी स्वाधीन देश रहा ही नहीं, उसकी कोई ऐतिहासिक स्मृतियाँ ही नहीं हैं। ये सब कितने निराधार आक्षेप भले ही क्यों ना हों, मगर ताइवान के बारे में दुनिया, अमेरिका समेत और भारत समेत इस बात को स्वीकार करती है कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है, उसकी अखंडता उसके बिना अधूरी है। हाँ, लोगों का हट सिर्फ इतना है, भारत हो या अमेरिका, कि इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण संवाद से होना चाहिए। एक लंबी कहानी है कि चीन में विलय के लिए पक्षधर पार्टी वहाँ है और कुमिंतांग पार्टी आजकल सत्ता से बाहर है, मगर चीन भी ये कर सकता है कि सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से ही ताइवान में ऐसा हो जो भविष्य में उसके मार्ग को सहज बना ले। मगर घुमा फिराकर जापान के लिए समस्या इस समय सबसे गंभीर है। यूक्रेन के घटनाक्रम का एक सबसे दुखद दुष्परिणाम यह हुआ है कि बहुत सारी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो विस्फोटक हैं, जो दुखदायक हैं, जो त्रासद हैं, उनसे हमारा ध्यान भटक गया है। जिनमें एक ऐसी घटना है रूस और चीन द्वारा म्यांमार के फौजी तानाशाहों को, जिन्होंने एक गैर कानूनी तख्तापलट से सत्ता ग्रहण की है, उनको हथियार बेचना, उनको लड़ाकू जहाज बेचना, उनको बख्तरबंद गाड़ियाँ बेचना, उनको बंदूकें बेचना, ये सारे ऐसे हथियार हैं जिनका प्रयोग जनतंत्र की लड़ाई लड़ रहे म्यांमार के नागरिकों के खिलाफ किया जाएगा। इसका दूसरा पक्ष ये है कि इस मौत की सौदागरी से ये मुनाफा कमाता है जो भी देश जो हथियार इनको बेचता है। जैसे जैसे पश्चिम के, अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध बढ़ेंगे रूस पर, उनको कमाई के और साधन अन्यत्र ऐसे जुटाने के लिए जो आर्थिक प्रतिबंधों से मुक्त हैं या जिनको अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों की कोई चिंता नहीं है, वो म्यांमार जैसे देशों की ओर जाएंगे या उन कुनबा परस्त भ्रष्ट तानाशाहों की ओर जो अफ्रीका में शासन कर रहे हैं। और इस तरह से एक तरह से तानाशाही, उत्पीड़न, वंशनाशक नरसंहार को बढ़ावा ही मिलेगा। कुछ समय पहले तक ये कहा जा रहा था कि म्यांमार से बाहर आने वाले रोहिंग्या शरणार्थी लगभग 10 लाख के आसपास, उनका आंकड़ा बांग्लादेश में है, इससे कुछ ही कम भारत में है, और लगभग 10 लाख बेचारे रोहिंग्या मजबूर हैं राखीन प्रदेश में रहने के लिए, जहां वो निशाने पर है, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है सेना का। अब रोहिंग्याओं को अगर कुछ समय के लिए हम अलग करें और देखें कि इनके नरसंहार के बारे में एक मुकदमा विश्व अदालत में चल रहा है, उसको बरसों तय होने में लगेंगे, मगर तब तक पता नहीं इनकी क्या दशा या दुर्दशा होगी, ये कहना कठिन है। इसी तरह की समस्या यमन के बारे में थी। लोग ये कह रहे थे कि यमन में एक ऐसी मानवीय यंत्रणा और त्रासदी प्रकट होने वाली है जिसका कोई अभूतपूर्व जो रहेगी। वहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहाँ बड़े अकाल से पीड़ित हैं, वहाँ प्राण रक्षक दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, वहाँ हिंसक बमबारी उनके ऊपर सऊदी अरब और अमीरात के विमान कर रहे हैं, जो खींचे हुए हैं कि एक छोटा सा जो हिस्सा है वो उनका भया दोहन कर रहा है, उनके सामरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है, उनके ऊपर आरोप ये है कि उनको समर्थन ईरान से मिलता है। मगर जो भी हो, आज लोग अचानक यमन को भूल चुके हैं। और इसी तरह की समस्या इथियोपिया की टिग्रे प्रांत की है, उसको हम भूल चुके हैं। और जो समस्या तालिबान की सत्ता ग्रहण करने के बाद अफगानिस्तान में है, तालिबान के प्रति हमारा कोई प्रेम भाव नहीं है, मगर हम उनके उत्पीड़क, उनके कट्टरपंथी, उनके आतंकवाद समर्थक नीतियों की निंदा ही करते हैं। मगर जो अफगानिस्तान की जनता है, जो भोली भाली मासूम जनता है, जो 20 साल से अमेरिका द्वारा थोपे युद्ध का बोझ झेल रही थी, उसको आज खाने की सामग्री नहीं मिल रही है, उसको प्राण रक्षक दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, और भारत से बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी कुमक भेजी गई है अनाज की, अफगान ट्रकों पर लाद कर पाकिस्तान के रास्ते। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मगर तालिबान के सत्ता ग्रहण करने के पहले भारत के साथ व्यापार अफगानिस्तान का एक बड़ा रिश्ता था, और उस रिश्ते के बरकरार वापस पटरी पर लौटने की कोई संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। तो जो अस्थिरता यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप से पैदा हुई है, उसने दुनिया भर की और हलचल से हमारा ध्यान बटाया है, जो चिंताजनक है, क्योंकि ये सारी मानवीय त्रासदियां कम विस्फोटक नहीं है, कम संक्रामक नहीं है। ये कभी भी ऐसी तरह चपेट में ले सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को, जिस तरह यूक्रेन ने अचानक लिया। अचानक तो नहीं कह सकते, 5 साल से इसकी सुगबुगाहट हो रही थी, मगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आदी हो जाता है नए अंतर्राष्ट्रीय संकट के प्रकट होते ही पुराने संकट को भुलाने के लिए। इसी तरह मौसम बदलाव का, धरती तपने वाली जो प्राथमिकता थी, वो एकाएक अब इस समय हाशिए पर चली गई है। हम इन सब का जिक्र करेंगे आने वाले संवादों में आपके साथ।
इस वक्त इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।